बेटा आप लोग के कोर्स में एक टॉपिक है जैनिज्म। आप जानते हो सर इंडिया आप में एक बार नाम रिपीट कर सकते हैं? बेटा मैं लिखते जा रहा हूँ, आप देखते चलो। जिसको जो डाउट आएगा पूछते रहो बेटा। आप लोग जैनिज्म के बारे में जानते हो थोड़ा भी? इंडिया में बहुत सारे रिलीजन बने हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जैसे जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, आपका सिखिज्म हो गया। बेटा जैनिज्म इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? देखो, हम लोग जब नोट्स बनाते हैं कभी भी, तो बेसिक बेसिक आइडिया को ज्यादा वैल्यू देते हैं रेदर देन फैक्ट और फिगर याद करने में। आपको कभी भी हिस्ट्री में दो चीजों का ख्याल रखना होता है बेटा, एक डेट लाइन का कि किस किस सीक्वेंस में इवेंट हुआ, वो भी मेजर इवेंट्स। ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहले बेसिक फिलोसफी क्या है? फिलोसफी मतलब समझते हो कि जैनिज्म क्या टीच करता है? बेटा आपके पढ़ने का तरीका बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। यहाँ पे एस ओ लगा लेना बेटा। ठीक है। बेसिक फिलोसफी क्या होती है जैनिज्म की? कि अगर किसी को स्पिरिचुअल प्योरिटी या लिबरेशन चाहिए तो वो तभी हासिल हो सकता है जब डिसिप्लिन वे में नॉन वायलेंस वाली जीवन जिया जाए। मतलब इफ यू वांट टू सीक लिबरेशन, बेटा लिबरेशन मतलब समझ आता है? नो सर। बेटा लिबरेशन मतलब किसी चीज को फ्री करना। जैसे पुराने जमाने में लिबरेशन को हम ऐसे बोलते थे कि मान लो किसी को इस मोह माया से जीवन से आजादी चाहिए। जैसे हम क्या क्यों पैदा हुए, कैसे हुए, भगवान कैसे होते हैं, मतलब आपको एक तरह से फ्री होना, लिबरेट होना। ओके सर। आपका कोई जैन जैन फ्रेंड है बेटा? नो सर। No, sir. आप लोगों ने सुना होगा एनलाइटमेंट वर्ड, समझते हो जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ही इज एनलाइटेड पर्सन। मतलब कुल मिला के अगर आप देखो कि एक इंसान को जो रिलीजियस पीक मिलेगा वो तब मिलेगा, या शांति मन को तब मिलेगी जब वो प्रैक्टिस करता है, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन नॉन वायलेंस टू ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। चलो मैं आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए एक लाइन भी बताऊंगा। डिसिप्लिन नॉन वायलेंस। बेटा आपको पता है जैनिज्म जो फॉलो करते हैं वो हमेशा मास्क लगा के घूमते हैं, हमेशा। इससे में तो कितनी अच्छी चीज है ना। सोचो क्यों ऐसा करते हो? वो खाना भी कम खाते हैं, क्यों? सोच के बताओ। आंसर इसी लाइन में, फिलोसफी में बताओ। बेटा पूरी एजुकेशन का पर्पस आपके दिमाग को सोचने लायक बनाना होता है, सिर्फ इतना ही पर्पस होता है। बाकी सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी में डाला गया है। अदरवाइज इफ यू आर एबल टू थिंक, आप पढ़ाई के सही तरीके को फॉलो कर रहे हो। बताओ बेटा, क्यों एक जैनी हमेशा मास्क लगा कर घूमता है? रीजन क्या है? Sir, देख, हाँ बोलो। sir, to क्योंकि live. सर वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर वो मारना नहीं चाहते हैं, तो सर कोई इंसेक्ट अगर आ गए तो इसलिए मास्क। बेटा छोटे छोटे माइक्रोब भी उनके मुंह में ना जाए। जैसे अभी हम लोग कोविड के अगेंस्ट में लगाते हैं ना मास्क, तो जैनिज्म वाले फॉलो करने वाले स्टार्टिंग से मास्क लगा के घूमते हैं ताकि गलती से भी कुछ चला ना जाए। वो खाना भी कम खाते हैं क्योंकि दे थिंक कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसमें भी कभी लाइफ थी। अगर आप उसको काट रहे हो, इट्स जस्ट लाइक वो भी उसको भी वॉयलेंस की तरह देखते हैं जो आप खाना भी खाते हो तो, इसलिए वो खाना भी कम खाते हैं। क्या आप तुम्हें ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? और यस सर। देखो सर तो जैन फिर उनके Yes, साइड sir. में जो फीस्ट वगैरह होंगे तो वो तब भी कम ही खाते होंगे या कम ही प्रिपरेशंस करते होंगे? नहीं बेटा देखो, सब मैं आपसे बोलूं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, ये एक अच्छी चीज है, पर क्या कोई हमेशा सच बोलता है? नो सर। ठीक है। तो इसी तरह जैनिज्म रिलीजन इस फिलोसफी को फॉलो करता है कि इफ यू वांट टू गेट स्पिरिचुअल लिबर्टी, या आपको
मोक्ष की प्राप्ति होगी तब जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग क्रिएचर, ठीक है। और दिस रिलीजन इज मोर अबाउट कंडक्ट, ठीक है, कैसे आप अपनी जीवन शैली को जीते हो। और वी आर प्राउड क्योंकि ये इंडिया से पैदा हुआ है, और ये जनरली स्टार्टिंग में जितने भी तुम्हारे वो बिजनेस क्लैन है ना बेटा, उन्होंने इस रिलीजन को पहले अडॉप्ट किया था। बेटा आप मेरी बात समझ पा रहे हो? भारत भारत का इतिहास पहले कास्ट सिस्टम में बना हुआ था, जो पुराने टाइम की बात है, वर्ण व्यवस्था जिसे कहते थे हम लोग। तो वर्ण व्यवस्था में जितने भी बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग थे वो ज्यादा इसके फॉलोअर थे। क्या ये लाइन आपको समझ आई? यस सर। और इसका पीक कब आया बेटा, इसको इंपॉर्टेंट की तरह देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हम ओरिजिन को बोलेंगे कि ओरिजिन तब हुआ जब 6th सेंचुरी। बेटा क्या आप लोगों को बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट समझ आता है बेटा? Yes, यस सर। BC और Yes, sir. AD शायद। हाँ हाँ बेटा हाँ। एक लॉर्ड महावीरा थे, आप लोगों ने कैलेंडर में महावीर जयंती सुना होगा। यस Yes, sir. लेकिन उनसे पहले भी था। इस रिलीजन को पीक पे इन्होंने पहुंचाया। जैनिज्म के हिसाब से बेटा ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनके हिसाब से देयर वाज 24 ग्रेट। देखो इंडिया का कोई भी रिलीजन जो बना है, इट इज ऑल अबाउट टीचर्स टीचिंग स्टूडेंट्स। चाहे वो सिख धर्म को देख लो, बुद्धिस्ट धर्म को देख लो, चाहे जैन धर्म को देख लो, तो उन्होंने 24 ग्रेट टीचर्स की बात की। बेटा ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। दे हैव स्पोकन अबाउट 24 ग्रेट टीचर्स, जिसको हिंदी में और हमारी आम भाषा में टोटल इंडिया में तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, समझ गए बेटा? पर आप अगर इंग्लिश में नोट्स बना रहे हो तो बेटर मेक इट इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। 24 Okay, sir. ग्रेट टीचर्स। इसमें पहले वाले टीचर का नाम बहुत फेमस है, ठीक है, और उनका नाम आप ऐसे याद रख सकते हो बेटा। आप लोग एक पब्लिशिंग हाउस का नाम सुना है, अरिहंत पब्लिकेशन? अरिहंत नाम सुना है, जो पहले तीर्थंकर, Yes. यस सर। वो उन्हीं का नाम अरिहंत था। आई होप तुम्हें ये बात याद रहेगी। और इन लोग को तीर्थंकर कहते थे। ठीक है बेटा। ओके। और ये माना जाता है इन 24 लोगों ने मोक्ष को सही में पाया था। दिस 24 पीपल हैव गेन्ड द एनलाइटमेंट। सर मोक्ष इन लोगों को सही में मिला, मतलब बाकी लोगों को नहीं मिलता? नहीं सर बेटा, ये आर्यंट मत सर, आर्यंट आप जो लिखे सर वो क्यों लिखे सर, उसका मतलब क्या है? बता रहा हूँ बेटा। जो पहले ऋषि थे उनका नाम अरिहंत और ऋषभनाथ था। याद रहेगा बेटा? यस सर। पहले पहले तीर्थंकर का नाम इस तरीके से था, ठीक है बेटा। अब बेटा आप कभी भी किसी चीज को पढ़ो ना, तो बेटा देखो एक साइंटिफिक तरीका होता है पढ़ने का, जिसमें आप सबको तोड़ तोड़ के मैथमेटिकल मॉडल बनाते हो। अगर आप किसी से कोई, मैं पूछ रहा हूँ अच्छा ठीक है जैन क्या है ये पहले बताओ, व्हाट इज जना? जैना या जिना क्या होता है? सिंपल सा टर्म बताओ बेटा। और जैन वर्ड इसी से डिराइव हुआ है। क्या ये इतना मुश्किल है बेटा? बताओ, याद हो जाएगा। कॉन्करर, ठीक है। Yes, यहाँ sir. तक
यहाँ तक कोई डाउट बेटा? नो नो सर। ठीक है। अब बेटा देखो जैनिज्म क्यों उभरा था। देखो मैं बच्चों को सोचने के पीछे ज्यादा पुश करूंगा। इंडिया में जैनिज्म का ओरिजिन क्या हुआ? वाई ओरिजिन ऑफ जैनिज्म टुक प्लेस। जब हिंदू धर्म वहीं पे फल फूल रहा था तो जैनिज्म क्यों आया? बेटा आप में से कोई कुछ गैस कर सकता है? हाँ वेरी गुड बेटा, ऋषिकेश वेरी गुड। और कोई बच्चा बेटा गैस कर सकता है? बच्चे चैट पे भेज रहे हैं, आई एम रीडिंग दैट। ठीक है बेटा, ये पढ़ा ना बेटा आपने? देखो होता क्या है बेटा, जैनिज्म को आप ऐसे छोटे में याद रखना कि 24 तीर्थंकर थे। स्टार्टिंग फर्स्ट कौन थे? ऋषभनाथ। और लास्ट कौन से होंगे बेटा फिर? महावीर। ऐसे समझ आया आपको? और इंडिया में जैनिज्म का ओरिजिन क्यों हुआ और कुछ टेक्निकल रीजन समझते हैं। देखो कोई भी रिलीजन जो बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, इट्स ओके बेटा, आप लोग चैट पे भेज सकते हो, आप कैसे भेज सकते हो। मैं बेटा नेक्स्ट पेज पे आऊं? यस सर। देखो इसके बाद क्या था, पहला पॉइंट में लिखते हैं फर्स्ट रीजन, हिंदुइज्म वाज फुल ऑफ रिचुअल्स एंड ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स समझते हो बेटा आप? अंधविश्वास। यस सर। तो हमारे में इतने कॉम्प्लेक्स रिचुअल आ चुके थे कि धर्म का सिंप्लीफाई करना जरूरी था। बहुत कॉम्प्लेक्स रिचुअल थे कि ये करो तो ये होगा, वो करो तो ऐसे होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिचुअल थे और थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो गया था। विदाउट लॉजिक आपको कुछ काम करने को बोला जाता था। और इट वाज ए वेरी ब्राह्मण डोमिनेटेड रिलीजन एट दैट टाइम। अब देखो बेटा ऐसे तो कोई एक क्लैन अगर डोमिनेट कर रही है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्यों बनी मैं बताता हूँ। जब आप कास्टिज्म को समझोगे तो इंडिया में उस समय कुछ ऐसे कास्ट बने थे। एक क्षत्रिय क्लैन था, फाइटर कम्युनिटी समझ लो, बेसिक सिंपल टर्म में लिखता हूँ बेटा, ठीक है। एक ब्राह्मण थे, ठीक है बेटा, और एक बिजनेस क्लैन था, ठीक है बेटा। और एक बेटा जो एक जिनको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो थोड़े उस समय अंडर प्रिविलेज थे या स्लेव्स थे या लोअर स्ट्रेटा में जो रखे गए थे उस समय के हिसाब से वो लोग थे। तो इन तीनों में ये मोस्टली किंग्स होते थे, लेकिन इनको ब्राह्मणों के बनाए गए रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता था सोसाइटी में। तो इनकी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को धक्का पहुंचता था। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये और ब्राह्मणों के हिसाब से क्यों चलते थे? बेटा देखो एक टर्म होता है कि रिलीजन कई बार लॉजिक से ऊपर होता है। तो अगर मान लो ब्राह्मण कोई रूल बना रहा है, और इसका मतलब ये नहीं है जैसे लाइक इफ ए किंग विल विन ही विल डोनेट समथिंग टू ब्राह्मण, ये उस समय का लॉ ऑफ द लैंड हो जाएगा। ये बात समझे? यस यस सर। बेटा somebody will, जो पढ़ा लिखा है, अच्छा ऐसे समझो उस समय ब्राह्मण पढ़े लिखे थे, बुक्स इनके पास थे, ये समझ आया? इनके यस हाथ में यस सर। तलवार थी सिर्फ। तो अब तुमको पता है पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कॉमन सेंस में तो हम लोग ये बात जानते हैं ना। तो यस ये लोग सारी की पोस्ट रख लेते थे, जैसे टीचिंग वाली पोस्ट। बेटा उस समय टीचिंग वाली पोस्ट काफी की पोस्ट होती थी, और प्लस ये जो कम्युनिटी होती थी
ये सारे प्राइम मिनिस्टर समझते हो, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उस Yes. जमाने में ये सारी की पोजीशन होल्ड कर लेते थे। काउंसलर टू द किंग भी यही रहते थे, मतलब दिमाग लगाने वाला सारा काम ये लोग करते थे। तो ऑब्वियसली किसी एक आदमी के हाथ में छोड़ोगे तो अपने हिसाब से ही दिमाग लगाएगा, अनटिल अनलेस वो एथिकल क्यों ना हो, मोरल क्यों, अगर वो मोरल और एथिकल हुआ तो शायद वो काम नहीं करेगा। बट अगर मान लो एक आदमी मोरल एथिकल है भी, तो क्या जरूरी कि सारे मोरल और एथिकल हो? ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलो वापस आते हैं। तो इतने कॉम्प्लेक्स रिचुअल और ऑर्थोडॉक्स थे और ब्राह्मण डोमिनेटेड थे कि क्षत्रियों को राजा होने के बाद भी सेंस ऑफ प्राउड नहीं मिल रहा था। मेरी बात समझे? तो उस समय Yes. Yes, sir. उस समय कई सारे रिलीजन निकले जहां पे किंग्स, जो पहले किंग्स थे, जैसे बेटा बुद्धिस्ट रिलीजन भी ऐसे ही निकला है, जो पहले किंग्स थे उन्होंने अपने एक नया रिलीजन बनाने की कोशिश की, उसमें से जैनिज्म एक है। ठीक है? सर ये Yes. आपने हाँ बेटा बोलो। सर जो मैंने रेड सर्कल में सर्कल किया है सर वो आपने हाँ क्या लिखा? बेटा कुछ नहीं, एक्चुअली होता क्या है, कम्युनिटी को डिवाइड करते थे ब्रिटिशर्स और वो लोग यूरोपियन कम्युनिटी, ये वर्क के हिसाब से डिवाइड करते थे। तो पहले वर्क के हिसाब से डिवाइड था कि जैसे मान लो किसी को, या जो लोअर टाइप के काम करने हैं, जैसे आयरन स्मिथ हुआ या कुछ बेसिक बेसिक काम हुए, कुम्हार हुआ, ये सब जो, तो उन लोग को अलग स्ट्रेटा में रखा गया था। डिसीजन मेकिंग में देवर नॉट, मतलब उनको रोल नहीं मिला था। एक बिजनेस कम्युनिटी थी, वो चुपचाप से अपना बिजनेस करती थी। तो देखो 3 लोग पिक्चर में थे डिसीजन मेकिंग के, 1 2 और 3, और ये लोग डोमिनेट कर रहे थे। तो इस डोमिनेशन को बचाने के लिए एक किंग ने बोला कि हम ये वाला रिलीजन फॉलो करेंगे जिसमें गुरु की शिक्षा दी जाती थी, और वही जैनिज्म को पुश किया। और सबसे ज्यादा किसने अपनाया? बिजनेस क्लैन ने, क्योंकि उनको ये ऐसा लगा कि ठीक है इसमें सिंपल लॉजिक है, कम खाना चाहिए, समझ रहे हो, अपने आप पे रूल कर। बेटा जैनिज्म इज अबाउट रूलिंग योरसेल्फ, कि अपने आप पे तुम्हें सक्सेस चाहिए। आगे बढ़े बेटा। और इन शॉर्ट तुम अगर इसको वन वर्ड में बोलोगे, जो ये ब्राह्मण फाइटिंग कम्युनिटी थी जिसे हम लोग क्षत्रिय कहते थे, क्षत्रियस रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। क्या बेटा आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ आ गई? Yes, sir. और इंडिया में स्टार्टिंग में जो वर्ण व्यवस्था थी, कास्ट सिस्टम, सर आप बेटा लोयर पहले क्या लिखे क्या हैं? क्या बोल रहे हो बेटा? सर आप लोयर के पहले क्या लिखे हैं? स्लेव्स बेटा, स्लेव्स पहले जमाने में ऐसे होता था। स्लेव्स, ह्यूमन स्लेव्स रहते थे। स्लेव्स भी नहीं बेटा, जैसे लाइक जमींदार के यहाँ जो लोग काम करते थे, तो उन लोगों को कई बार डिसीजन मेकिंग का वो नहीं होता था, राइट नहीं होता था। जो फ्यूडल मेंटालिटी होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ बेटा, कि जैसे लाइक पहले जमाने में जमींदार होते थे, बहुत बड़े जमीन के मालिक, तो उनके यहाँ 50 अगर किसान रहते थे तो उनको लोअर स्टेटा में गिना जाता था। क्या ये बात समझ आई बेटा? यस सर। Yes, sir. देखो अब एक टेक्निकल रीजन भी था। उस समय आयरन टूल फेमस हुए थे। अब तुम बोलोगे सर ये रीजन कैसे हो सकता है? आयरन टूल्स के आ जाने से एग्रीकल्चर बूम हुआ था। पहले सारे जंगल होते थे, तो आयरन टूल्स के आने के बाद प्लॉइंग के लिए काफी ज्यादा एग्रीकल्चर इकोनॉमी बूम की। और जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी बूम की तो बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी फ्री हो गई। क्या ये थोड़ी सी बात समझ आई बेटा? सर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ बेटा। देखो आप लोग बहुत सारी चीजें अभी यूज कर रहे हो जो पहले के जमाने के हिसाब से, मतलब वो एक तरह से इमेजिनेशन में भी नहीं आती। पहले आयरन नहीं था, लेकिन उस समय 6 BC के अराउंड आयरन का यूज होने लगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो बेटा? अब आयरन का यूज, आप लोगों ने ट्रैक्टर सुना है? ट्रैक्टर, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो पहले जमाने में ट्रैक्टर तो थे नहीं, तो कैसे प्लॉइंग करते थे बताओ?
सर बाय हो वो हाँ बेटा, हम लोग पहले क्या यूज करते थे बेटा? बैलों के जोड़े, आपने नाम सुने होंगे ना बेटा? हाँ बेटा, हाँ। यस लेकिन उनके पीछे क्या लगाते थे बेटा हम लोग? आयरन के बने हुए जो प्लॉइंग डिवाइस होते थे ना, वो लगते थे। तो जब बेटा एक चीज बताओ, एक कम्युनिटी जिसमें बिजनेस होगा, एग्रीकल्चर बहुत नया नया आया, तो वो उस समय का इकोनॉमी का वो बिजनेस मॉडल बन गया कि आप बड़ी जमीन का टुकड़ा लो, खेती करो और फिर बेचो, या खाओ और समृद्धि से जियो। मेरी बात समझे बेटा? यस सर। तो जैसे ही एग्रीकल्चर इकोनॉमी बूम की, वो भी स्पेशली एक रीजन था नॉर्थ ईस्ट वाला बेटा, जो आपको समझो बिहार का जोन है ना, बिहार, बंगाल, ये वाला जोन है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला। तो यस वहां पे प्लेन लैंड होते हैं। प्लेन लैंड का मतलब बेटा वहां जंगल बहुत आसानी से, मतलब एलुवियल सॉइल होता है और खेती के लिए बहुत, मतलब वो यूजफुल लैंड होता है, प्लेन लैंड टाइप का। तो आयरन टूल्स मिलने के बाद से अचानक से वहां क्रांति आ गई खेती वाली। बात समझे बेटा? इसी वजह से आज भी वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। जो नॉर्थ ईस्ट जोन है, वहां एग्रीकल्चर बूम आने के बाद बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटीज की तरफ, मतलब उनकी ग्रोथ हुई, पीपल बिकेम फ्री। वरना पहले बहुत चीजों पे बेटा शिकार पे निर्भर रहना पड़ता था। आप समझ पा रहे हो? यस सर सर हाँ बेटा बोलो। सर अभी आपकी आवाज कट गई थी सर, आपने अभी क्या बोला था, फिर से रिपीट कर सकते हैं? बेटा देखो, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि जहां बुद्ध जैन थे वो नॉर्थ ईस्ट था, ठीक है? आप ऐसा समझो कि ऊपर की तरफ जाओ और जो बिहार का जोन दिख रहा है ना, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है, वहां पे एग्रीकल्चर बूम यस आया सर। था। उसकी वजह से हर आदमी किसान फ्री हो गया था, वो अपना बिजनेस कर पा रहा था। खेती ही बिजनेस थी उस समय, एग्रीकल्चर वाज द मेन बिजनेस एट दैट टाइम, ठीक है? इफ यू वांटेड टू बिकम रिच, आप अच्छे जगह पे बड़ी एरिया को एग्रीकल्चर में यूज करते। तो बेटा जब आदमी फ्री होता है तो वो सोचता भी है, मतलब जब खुशहाली आती है तो वो और सोचता है, अदरवाइज वो डे टू डे लाइफ में बिजी रहता है, ठीक है? यस सर। इसने वहां पे इस चीज को पुश किया। अगर आयरन टूल्स आए तो इकोनॉमी वाज पुश्ड इन ए राइट डायरेक्शन, तो बिजनेस कम्युनिटी और थोड़ा रिच हुई और उन्होंने जैनिज्म को और अपनाया, ठीक है? आज भी तुम जितने भी जैनिज्म कम्युनिटी देखोगे, उनके सरनेम आपको नॉर्थ में गुप्ता मिल जाएंगे, जैन मिल जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग बेटा यस सर। आपके बीच में रहते हैं, आप नहीं जानते उनको, पर रहते हैं बेटा। मतलब आसपास भी देखोगे, यहाँ पे भी हैं बेटा, हर जगह है बेटा। जैनिज्म बस एक बिजनेस कम्युनिटी थी जो पूरी इंडिया में फैली हुई है। इनकी सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन मात्र 0.5% ऑफ इंडिया है, बट दे आर वेरी रिच कम्युनिटी। और वो हमेशा से कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। आपको पता, आपके साथ वाले सारे जैन फ्रेंड आपको हिंदू ही लगेंगे, कोई अंतर ही नहीं लगेगा, ठीक है? आगे बढ़े बेटा। यस सर। चलो अब हम थर्ड पेज पे मूव करते हैं। देखो अब आते हैं टीनेट्स ऑफ जेनिज्म, मतलब क्या क्या सिखाया उसने। ये देख पा रहे हो बेटा? यस सर। यस सर यस सर। देखो पहला टीनेट है कि दे बिलीव्ड इन गॉड। मान लो ये गॉड है, उन्होंने गॉड को माना कि हाँ ठीक है, बाकी सब भी गॉड हैं, मतलब बात समझना, लक्ष्मी माता सब कोई, सबको गॉड माना। ये बात समझे? बट यस जिना, सर यस सर। जो जिना थे, महावीर जितने, उसके नीचे रखा। ये बात टेक्निकली समझा रहा हूं बेटा। उनके रिलीजन ने बोला कि ऑल गॉड एग्जिस्ट, सही है, बट महावीर इज ग्रेटर देन गॉड। क्या आपको ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझ आया? उनके रिलीजन के हिसाब से रिपीट महावीर, कर सकते हैं सर, समझ में नहीं आया।
बेटा दे बिलीव्ड इन गॉड कि हाँ ठीक है, जो जो रिचुअल्स उस समय चल रहे थे उन्होंने अपोज नहीं किया। नया रिलीजन बनाना होता है तो आप झटके से अपोज नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। यस सर। बेटा टेनेट्स का मतलब होता है शिक्षा, द टेनेट्स ऑफ जेनिज्म मतलब वो क्या क्या सिखाता है, ठीक है। ओके सर। तो इट सेड कि गॉड इज देयर, बिलीव इन गॉड, बट दे हैव रिकॉग्नाइज्ड द गॉड एज इंफीरियर टू द महावीरा, ठीक है। मतलब लाइक महावीरा इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, उसके बाद गॉड्स आते हैं बाकी वाले। बात समझे बेटा। यस सर। अब जो उस समय की कास्ट सिस्टम था, उन्होंने सोचा कि उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो कम होनी चाहिए, बट वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। नॉट अपोज, ठीक है। उन्होंने कास्टिज्म का अपोज नहीं किया, बस बोला जितनी उसमें बुराइयां उसको कम कर दो। दे वांटेड टू मिटिगेट द एविल्स ऑफ द वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है बेटा। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि फिर वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई कैसे करें, हाउ दे जस्टिफाइड वर्ण व्यवस्था। तो उन्होंने बोला बेटा पता है इंडियन रिलीजन में देयर वाज ऑलवेज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। रीबर्थ समझते हो, पुनर्जन्म। जैसे पुनर्जन्म। यस सर। तो दे थॉट कि एक आदमी मान लो कोई अच्छे कर्म करेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा जानते हो। यस सर। Yes, sir. यस सर। लाइक इफ ए पर्सन विल डू गुड, वो नेक्स्ट बर्थ में, जैसे करंट बर्थ है बेटा रेलवे रिजर्वेशन की तरह था, करंट बर्थ है, अपग्रेड हो जाएगा अगले बर्थ में अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो। और बेटा ये सब उस समय इसलिए बोला जाता था ताकि लोग अच्छे बने रहे। कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा समझ गए, अपग्रेड होके नेक्स्ट बर्थ यस में सर। तुम किसी हायर कम्युनिटी में पैदा होगे। और ये बेटा देखो एक्चुअली उस समय उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो ये सब गलत है, ठीक है। कर्मा को ऐसे देखना इज वेरी बैड थिंग कि अच्छा ठीक है आप इस कास्ट में इसलिए पैदा हुए क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे काम किए थे, अच्छा आपने इस कास्ट में पैदा हुए क्योंकि अच्छे काम किए थे लास्ट जन्म में। ये सब गलत तरीका था बेटा, ठीक है। बट दे बिलीव्ड इन कर्मा, सुना है बेटा। यस सर। यस सर। It's just like they believed that the soul is same and it gets migrated from one birth to other. This is called transmigration of the souls. The transmigration of the souls was based on karma. But actually में आज के जमाने में मॉडर्न डे में कर्मा का मतलब होता है आप अच्छा कीजिए आपके साथ अच्छा होगा। दिस मीन्स ओनली मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कर्मा, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। और इन्होंने थ्योरी ऑफ, रुको मैं समझाता हूँ। सर आप नेक्स्ट कम्युनिटी के नीचे क्या लिखे हैं सर, वो पहला स्क्रीन दिखाएंगे। हाँ हाँ बेटा बताओ कौन सा वाला पॉइंट बेटा, ये वाला बेटा। नो सर उसके नीचे सर, इफ अ पर्सन विल डू गुड, क्या पहला वाला। ये करंट बर्थ है, अगर अच्छे इस जन्म में कोई अच्छे कर्म करेगा तो नेक्स्ट जन्म में वो अपग्रेड हो जाएगा। लाइक मान लो वो नॉर्मल क्लैन में है तो अगले जन्म में क्षत्रिय क्लैन या ब्राह्मण क्लैन में पैदा हो जाएगा विद द सेम सोल। दे थॉट की सोल एक ही रहती है, सोल इज कांस्टेंट और वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती रहती है, वन बर्थ टू अदर। समझ गए यस सर। बेटा। Yes, मैं sir. नेक्स्ट, हाँ बेटा बोलो। सर तो जो फ्रीडम फाइटर्स हम लोग के देश को आजाद करने के लिए मदद किए थे, तो उन लोग का इस जन्म का कर्म अच्छा होगा। नहीं नहीं बेटा वो थ्योरी है, देखो मेरी बात समझो, इट्स नॉट लाइक दैट बेटा। आप सर ये सर
हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन तक में बोला जाता है यू शुड डेवलप सम साइंटिफिक टेम्परामेंट। कई चीजों को आपको फैक्ट की तरह पढ़ना होता है, यू डू नॉट नीड ये टू सर थिंक। दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ, आप यू कांट थिंक लाइक दैट कि हम, बेटा देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इज बैड, मैंने आपको बोला तो ये चीज अच्छी नहीं है अगर इस तरह से कोई कर्मा पढ़ा है। ये मैं बस आपको बता रहा हूँ, जैनिज्म में ये बोला गया था। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही तरीका है। बेटा देखो अगर मान लो, क्या आपने मेरा लास्ट जन्म देखा है? नहीं ना, मैंने क्या किया मैं भी नहीं जानता। और No, क्या sir. रीबर्थ होता है? देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ। तो मैं कैसे बोलूं कि अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं पिछले जन्म में अच्छा किया? ये सब फालतू बातें हैं बेटा। कास्ट का सिर्फ आपके पहले जमाने में जो कास्ट बनती थी वो जबरदस्ती की थोपी जाती थी। वाई आई एम ब्राह्मण, आई हैव नो आइडिया। मेरी बात आप समझे? इफ ए पर्सन इज बॉर्न ब्राह्मण तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको मेरी बात समझ आई? यस Yes. सर। यस सर। तो ये तरीका गलत है ये कहना। अब बेचारा कोई किसी कम्युनिटी में पैदा हुआ है या कोई अच्छी कम्युनिटी में पैदा हुआ है या जो भी बोला जा रहा है, ये कैसे आप बोल सकते हो कि ये कम्युनिटी अच्छी है ये खराब है? इट इज इवन बैड टू से लाइक दैट। ठीक है? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कर्मा इज लाइक ए पर्सन शुड डू गुड। सपोज मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो किसी दिन आप मेरी हेल्प करोगे, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। ठीक है? मॉडर्न डेफिनेशन में। पुराने जमाने में इसको अगर मान लो, आप ही सोचो, आप जाते और किसी ब्राह्मण से पूछते कि सर मैंने ऐसा कौन सी बुराई की है कि मुझे अनटचेबल्स में रखा गया है, मुझे ये सब गलत किया गया है, तो आप क्या लॉजिक से समझाते? यू डोंट हैव एनी लॉजिक फिर टू एक्सप्लेन दैट पर्सन। तो आप उसको फालतू के लॉजिक देते हो क्या? एक्चुअली तुम इस जन्म में बहुत अच्छा किए हो, पिछले जन्म की गलती। मेरी बात समझ गए बेटा? सर यस सर। हाँ, तो इसलिए वो गलत है ये सब। आपको ये समझना पड़ेगा। देखो बेटा, मुझे आज भी वही डेफिनेशन अच्छी लगती है कि लाइक, और वही डेफिनेशन काम की भी होती है। जो पढ़ता है वही पंडित होता है। ठीक है? जो भी पढ़ाई करेगा, ठीक है, जो फाइटिंग करेगा फाइटर कम्युनिटी बन जाएगा। ठीक है? इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशंस, नॉट अबाउट हाउ यू आर बोर्न। ठीक है? और बेटा ये कास्टिज्म हर जगह थी। पहले हमारे यहाँ पे इसको बाई बर्थ वाला बना दिया गया, बाकी जगह पे सर्विस क्लास के हिसाब से था कि जो नोबल फैमिलीज होती थी वो रिच रिच रहती थी बाकी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है? और वहां पे भी वो स्लेव्स कम्युनिटी थी। तो हमारे यहाँ कास्टिज्म बना दिया गया था इस टाइप का। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। बेटा देखो, मैं आप लोग को लिखाता हूं लिबरेशन के लिए उनके क्या फंडामेंटल लॉजिक थे। आप बताना ये अच्छे हैं कि नहीं। त्रिरत्ना वो इसको मानते थे कि इससे अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन होगा। अगर कोई आदमी जिंदगी भर इन पाथ पे चले तो वो मोक्ष पा जाएगा। अब बताओ क्या ये पाथ अच्छे हैं कि खराब है? सर अच्छे। हाँ बेटा एक बार देख तो लो। राइट फेथ। सर हाँ बेटा बताओ। 12 के ऊपर क्या लिखे हैं? किसके ऊपर बेटा? अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। ये यस सर। दिस इज लिबरेशन, दिस इज थ्री मतलब तीन रत्ना, दैट वर रिटन थ्री ज्वेल्स। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। ये बात समझ पाए? Yes, sir. और इसी को और एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने 5 डॉक्ट्रिन्स बता दी कि आप कैसे ये तीन चीज फॉलो कर सकते हो। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। आप जैसे इन डॉक्ट्रिन्स को समझोगे आपको थोड़ा थोड़ा, बेटा देखो हमें एक्शन हमेशा अच्छा लेना चाहिए, नॉलेज को भी अटेन करना चाहिए और फेथ रखना चाहिए राइट वाला। ऐसे नहीं कि कोई भी अंधविश्वास पे यकीन कर लेना चाहिए। देखो ये कितनी, अब तुमको अब समझ आएगा कि जैनिज्म में 5 चीजें क्यों इतनी अच्छे तरीके से बताई गई हैं। पहला,
अहिंसा, आपने गांधी जी का नाम सुना है ना बेटा? Yes. यस सर। Yes, sir. वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके इतने वर्ल्ड पॉपुलर हुए थे, नॉन वायलेंस। ठीक है, यस सर। नॉन नॉन वायलेंस या नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग थिंग। सर हाँ बेटा, सर एवरी जेन, इसमें राइट वे ऐड नहीं होगा? क्या बेटा? सर ये 3 ज्वेल्स में राइट वे ऐड नहीं होगा? बेटा राइट वे और राइट एक्शन एक ही हो गया ना। अहिंसा के बाद बेटा सत्य आया, मतलब आप अभी भी कोई अगर प्योर जैन का फॉलोअर है तो वो झूठ नहीं बोलता। आइदर दे विल कीप मम, दे डू नॉट स्पीक लाई। क्या आपको ये बात समझ आई? यस सर। सर अगर वो लोग झूठ बोले, क्या बेटा? सर अगर अगर कोई जैन इंसान मतलब वो जो धर्म को एडॉप्ट किया होगा तो वो झूठ बोला, बेटा उसको गिल्ट फीलिंग आएगी या वो नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे वो अच्छे से जेन्युइन फॉलो नहीं कर रहा है। अब झूठ बोलने पे आप उसको सजा तो दे नहीं सकते, क्योंकि जेन्युइन भी बोल रहा है, अहिंसा नहीं करनी है, चोरी भी नहीं करनी है बेटा, इसलिए वो देख पा रहे हो बेटा? यस सर। यस सर। आपको आज तक नहीं पता होगा, अगर आपकी कोई जैन कम्युनिटी में दोस्त हैं तो वो लोग घर वर नहीं खरीदते, वो बिजनेस कम्युनिटी बनते रहते हैं। दे विल हैव सो मेनी शॉप्स बट दे डू नॉट परचेज होम्स। वो किराए पे रहते हैं जिंदगी भर, किराए के मकानों में, मैक्सिमम दोस्तों को। अपारी ग्रह, ग्रह मतलब घर, अपारी मतलब त्यागना, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। आपको बात समझ आई? ऑल्दो दे आर वेरी रिच कम्युनिटी, इंडिया में इस समय जैन आर वेरी रिच कम्युनिटी। ब्रह्मचर्य मतलब शादी ना करना बेटा, इसलिए जैनी मुनि बनना है बहुत वेरी डिफिकल्ट। आपको कोई फैमिली नहीं होगी। हाँ बेटा, थर्ड वन इज असत्य। इसका मतलब बेटा वही होता है कि डू नॉट स्टील। चलिए आस्तेय है। हाँ आस्ते आस्ते बेटा, आस्ते वुड बी राइट प्रोनाउंसिएशन। लिख लिया बेटा? नो सर, 4th और 5th पॉइंट। अच्छा बेटा, पहले के जमाने में मम्मी लोग स्वेटर बनाते थे, पहले के जमाने में मतलब कुछ 20-30 साल पहले स्वेटर्स वर इन फैशन। आपको पता है, जो होममेड स्वेटर्स होते थे Yes. बेटा, उसकी सबसे अच्छी कंपनीज में एक वर्धमान वूल्स करके आता था, आपने नाम सुना है? Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट करें फिर। नेक्स्ट कितना लिख लिया आपने? यस sir. सर। सर आप क्लास के बाद रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। बेटा आप हर बार पूछते हो, मैं हर बार हाँ बोलता हूँ। Sir, आप नंबर 3 में क्या लिखे हैं? बेटा नंबर 3 डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करना। नो सर, वो वर्ड क्या लिखे हैं आप? बेटा ASTEYA, अस्त्य, अस्त्य पढ़ दो, अस्त्य बेटा। तो कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? बेटा शादी ना करना, या एक एक तरह से बेटा मैं एक चीज बताऊं, जैनिज्म में बस ये बोलते हैं कि आपको सारी संसारिक जो मोह माया है उसको त्यागना पड़ेगा, आपको बिल्कुल एक फ्री जीवन जीना पड़ेगा जिसमें आप कोई भी नेगेटिव कर्म नहीं करोगे। ठीक है, तो जैनी मुनि जो थे वो बहुत ज्यादा
डिसिप्लिन थे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मास्क लगा के घूमेंगे, सिंपल कपड़े पहनेंगे। अगर वो कुछ मतलब कोई जैनी अगर बिजनेस भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो उसके अंदर मतलब एक तरह से जैनिज्म वाज रिटायरमेंट फैशन। जैसे अभी लोग रिटायरमेंट के समय नहीं बोलते हैं कि हम जाके यहाँ फ्लैट लेके आराम से रहेंगे, कुछ काम वाम नहीं करेंगे। तो उस समय जो लोग थक जाते थे मतलब काम कर करके, वो आखिरी में जैनी मुनि बन जाते थे। समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अब थोड़ा महावीर जी के बारे में हल्का सा जान लेते हैं, ठीक है? सर आप अब प्रॉपर्टी के ऊपर क्या लिखे हैं? क्या बेटा? सर प्रॉपर्टी के ऊपर क्या लिखे हैं? बेटा दे डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, मतलब दे डोंट रन आफ्टर प्रॉपर्टी, दे डोंट ओन प्रॉपर्टी। बेटा अभी ऐसा नहीं है, अभी जैन काफी अमीर कम्युनिटी है, दे ओन प्रॉपर्टी, बट इट्स जस्ट लाइक दे हैव टू फॉलो इफ दे वांट टू, मतलब it is supposed that कि they should follow, but nobody follows this whole doctrines, ठीक है? आगे बढ़े बेटा। यस सर। एक जैनिज्म में एक बहुत अच्छी चीज थी, मैं समझाता हूँ, देखो यही लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लुरैलिटी, ऐसे लिखना पड़ता है, थ्योरी ऑफ बेटा प्लुरैलिटी का मतलब क्या होता है, ये आज की डिमांड है। सोचो उस समय इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था, दैट मीन्स कि हमको एक साथ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, कि जैसे कोई एक बोल रहा है कि भगवान नहीं है और कोई दूसरा बोल रहा है भगवान है, तो आपको दोनों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं ठीक है, एक बंदा लॉजिक देने की कोशिश कर रहा है, या अलग अलग फिलोसफी, जैसे झगड़ा नहीं कि लाइक कोई लक्ष्मी माता को मान रहा है, कोई विष्णु जी को मान रहा है, तो उसमें झगड़ा नहीं करवाना है, बोलना है ठीक है, यू शुड एक्सेप्ट कि हाँ प्लूरल सोसाइटी होती है। बेटा प्लूरल समझ रहे हो ना? यस यस सर। सर। तो ये कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आजकल डेमोक्रेसी की डिमांड है आज के हिसाब से, और उस समय भी ये कॉन्सेप्ट था कि एक कंट्री शुड बी, मतलब दे शुड बी लाइक, मतलब ए पर्सन शुड बिलीव इन प्लूरैलिटी, ही शुड नॉट बी लाइक मोनोटोनस टाइप का, नहीं यही ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। सर हाँ बेटा सर बोलो। इंडिया में कितने % जैनिज्म है? बेटा मेरे ख्याल से 0.5% है इंडियन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, ओके सर। हाँ लेकिन दे आर वेरी रिच कम्युनिटी, आप, और ये माइनॉरिटीज में आते हैं इंडिया में, दे आर वेरी हैप्पी, खुश हैं, अमीर हैं, अच्छे हैं। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, क्योंकि दे माइंड देयर ओन यस बिजनेस सर। एंड दे डू बिजनेस ओनली। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सर थोड़ा स्क्रीन दिखा। क्या बेटा? सर प्रीवियस स्क्रीन। प्रीवियस स्लाइड देखनी है आपको? अच्छा ठीक है, ये रही बेटा। बेटा ऐसे ही हम लोग को एक दिन जैनिज्म पढ़ना है, फिर एक दिन बुद्धिज्म पढ़ना है, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ के इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, और हम पूरी इंडिया का डेट लाइन बनाएंगे कि अच्छा मेजर इवेंट कब 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 हुए थे। ठीक है, इसलिए याद रखना 6th BC। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, थोड़ा सा सर महावीर एक जी बार को जान प्रीवियस लेते हैं। स्क्रीन दिखा सकते? हाँ बेटा आप देख लो। यस सर, हो गया। बेटा आप देखो, जो उस समय 24 तीर्थंकर थे महावीर जी, जिन्होंने ये रिलीजन को स्टेब्लिश किया था। वर्धमाना महावीर, बेटा इसको प्लीज अच्छे से नोट करो।
वो किस विलेज में पैदा हुए थे? कुंडग्रामा, कुंडग्रामा वैशाली के पास में। ये एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। सर ये लास्ट थंकर थे। हाँ बेटा, इन्होंने धर्म को प्रोपोगेट किया था, इसलिए इनकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है। एज ए रिलीजन इन्होंने बताया, इससे पहले सिर्फ वो गुरु थे। बात समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। और ये क्षत्रिय कम्युनिटी में से थे, और ये उस समय की जो रॉयल, मतलब ये राजा थे बेटा उस समय के। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था। इनके फादर बुद्ध नहीं थे बेटा, बुद्ध का नाम भी सिद्धार्थ था, आपको याद है? यस सर। उस समय जो मगध देश था, ये उसके रॉयल मेंबर थे बेटा। रॉयल वर्ड का मतलब होता है जो किंग कम्युनिटी, इन सबसे उनके रिलेटिव्स होते हैं। और मगधा वहां का एक राजा था बेटा। कुंड, KUNDA, कुंडग्रामा। ठीक है बेटा। इनकी मॉम का नाम त्रिशाला था, त्रिशाला। और इनके फादर, ठीक है, और जो त्रिशाला थी, त्रिशाला was sister of Magad king, sorry, king of Vaishali, sorry। क्या आप ये बात समझ पाए? किंग ऑफ वैशाली की इनकी मॉम सिस्टर थी। मतलब आपको इतना समझ आ रहा है ना कि ये, और आपको उस समय किंग ऑफ वैशाली चेतक थे, चेतक। और जो इनके फादर थे सिद्धार्थ, उस समय बेटा जो छोटे छोटे क्लैन बनते थे, उसमें ये जनत्रिका क्लैन के मुखिया थे, मतलब हेड थे। तो कुल मिला के ही वाज ए मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। प्लान मतलब? जैसे कोई ग्रुप होता है बहुत बड़ा बेटा, एक समुदाय टाइप का या कम्युनिटी टाइप का, सोच लो। When he was 30 years old, सिद्धार्थ के नीचे आप क्या लिखे हैं? किसके नीचे बेटा? सर किंग, किंग ऑफ वैशाली चेतक थे, चेतका। उनकी बहन त्रिशाला थी, जो इनकी मॉम थी, महावीरा की। इनके फादर वर्धमान के फादर, यानी महावीरा के फादर सिद्धार्थ थे। समझ आ रहा है बेटा? हाँ, सिद्धार्थ जनत्रिका क्लैन के हेड थे, हेड। थर्टी ईयर्स में इन्होंने सब कुछ रिनाउंस कर दिया, मतलब त्याग दिया, अपना जो रॉयल स्टेटस था त्याग दिया। एट द एज ऑफ 42 इनको जाके मैच्योरिटी मिल गई। क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो बेटा? एट द एज ऑफ Yes, 30 sir. ही रिनाउंस्ड हिज होम, और उसके बाद ये जंगलों में भटकने लगे 30 के बाद में। ठीक है। यस सर। तो 42 पे जाके इन्होंने बोला कि मुझे एनलाइटमेंट मिल गई, या हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज का पीक मिल गया कि हाँ ठीक है, ही बिकेम महावीरा आफ्टर 12 इयर्स। और इन्होंने अपने आप को बोला, अब मैं मतलब सब कुछ त्याग चुका हूं और मैं वो बन चुका हूं। एक टर्म आता है, इसका मतलब होता है सर कैवाल्य। सिद्धार्थ वाज हेड ऑफ
सिद्धार्थ वाज हेड ऑफ ए जनत्रिका क्लैन, एक कम्युनिटी थी, उसके वो हेड थे, मतलब लोकल राजा समझ लो, छोटा लोकल राजा, ठीक है। कैवल्य, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इट मींस कि वो सब कुछ त्याग के ही हैज कॉन्कर्ड, बेटा गमों और सुख से ऊपर उठ चुके हैं। ही हैज कॉन्कर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस, ना उनको खुशी खुशी देगी, ना गम गम देगा। इस टर्म का मतलब है लाइक ही हैज कॉन्कर्ड, जीत चुके हैं खुशी और गम को। सर कैवल्य टर्म का मीनिंग और एक बार बता सकते हैं? बेटा लिख रहा हूं, आप लिख लो, कॉन्कर्ड हैप्पीनेस एंड मिजरी, ना उन्हें दुख होगा ना उन्हें खुशी होगी, वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, आपको पता है 24 के 24 तीर्थंकर के साथ एक सिंबल जोड़ा गया था, सिंबल। महावीरा के साथ सिंबल पता है कौन सा जोड़ा गया था? लॉयन वाला। समझ आया बेटा? यस सर। इन्होंने अपना सरमन, पहला सरमन मतलब पहला स्पीच जो होता है ना, एनलाइटमेंट के बाद पहला स्पीच दिया था बेटा पावा एक डिस्ट्रिक्ट में। देखो, हिज फर्स्ट सरमन, फर्स्ट स्पीच इज गिवन इन पावा। पावा एक जगह है बेटा वहां पास में ही। और बेटा फिर ये बहुत जगह घूमे थे, आसपास के जितने भी स्टेट्स थे, कौशाला, मगधम, मिथिला, चंपा, जितने भी स्टेट्स थे सब में घूमे थे। और ये बेटा बहुत, सिर्फ 72 एज में इनकी डेथ हो गई थी, आइदर 468 बिफोर क्राइस्ट, और तब तक बुद्ध पैदा हो चुके थे। बात समझे बेटा? एक जगह है Yes, sir. पावापुरी, आप कभी भी घूमने फिरने जाओगे या इंडिया की प्लानिंग करोगे ना कहाँ कहाँ घूमना है, तो ये सब जगह आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगी। पावापुरी, बिहार। यहां तक समझ आया बेटा? यस सर। यस सर। अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने कुछ स्कूल या सेक्ट्स बनाए थे, ठीक है। सर मेरी अभी दूसरी क्लास है सर, क्या मैं लीव कर सकता हूँ? अभी बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। सर आप नोट्स गूगल क्लासरूम में शेयर कर देंगे? हाँ बेटा, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप लोग को, आप लोग नोट्स एक ओके बार सर। फिर बना लेना अगर कुछ छूट जाए तो, ठीक ओके है। सर। हाँ, अब देखो। सर रिकॉर्डिंग आप जीसी में भेज देंगे ना? हाँ बेटा, हाँ, जीसी या ऐप दोनों पे डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो इन्होंने कुछ स्कूल बनाए थे बेटा, और आपको पता है बेटा उस समय की कंडीशन बड़ी खराब थी। जब ये लोग जैनिज्म को प्रोपोगेट कर रहे थे, तो इंडिया में फैमिन समझते हो बेटा? यस सर। जैनिज्म को वैसे तो दो मेजर सेक्ट में बांटा गया है बेटा, दिगंबर एंड श्वेतांबर। इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेना, और बहुत डिटेल में नहीं जानना होता है बेटा, हल्का हल्का जानना, इसलिए मैंने आपको बहुत हल्का हल्का ही बताया। दिगंबरा एंड श्वेतांबर। ठीक है। सर दिगंबरा और श्वेत, श्वेत मतलब सफेद या आसमान, श्वेतांबर, SVET लिखा है बेटा। बेटा एक्चुअली ये सेक्ट भी दो इसीलिए बने थे क्योंकि एक बार फेमिन बहुत तगड़ा आया था, तो इस सेक्ट के जो प्रोपगेटर थे भद्रबाहु, वो साउथ में चले गए थे, साउथ इंडिया में जाके इसको प्रोपगेट किया था।
तो वहां वाला सेक्ट अलग हो गया। ठीक है, ठीक है, यस बात समझे सर। बेटा? ठीक है बेटा। और ये लोग बेटा, ये लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते थे। इवन जो मेल मॉन्क्स थे वो कंप्लीटली न्यूड घूमते थे। मेल मॉन्क्स न्यूड रहते थे और जो फीमेल मॉन्क्स रहती थी वो सिर्फ साड़ी पहनती थी, वो भी प्लेन। मतलब जितना आप किसी को सिंपल बना सकते हो उतना सिंपल बना के रखते थे। और ये लोग 5 डॉक्ट्रिन्स जो लिखवाए थे ना हमने, आपको याद है? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, स्ट्रिक्ट फॉलोअर थे। बेटा आप अपने दिमाग में ना बेसिक डेफिनेशन बनाया करो। ये वाले मतलब हार्डलाइनर, प्रॉपर जैनी, ये लाइट माइंडेड। चलो चलता है। क्या आपको बात समझ आई? Yes, यस sir. सर। मतलब ये थोड़े से रूढ़िवादी टाइप के थे। दे थॉट कि ओनली मेल कैन गेट लिबरेशन, लड़कियों को लिबरेशन तक नहीं मिल सकती, मोक्षा नहीं मिल सकता। दिगंबर वाज लाइक मतलब ऑर्थोडॉक्स ऑफ द जैन। ठीक है, यस सर। यहाँ पे व्हाइट क्लोथ पहनते थे, व्हाइट क्लोथ। सब लोग, मेल फीमेल दोनों व्हाइट क्लोथ पहनते थे। ठीक है यस सर। बेटा, स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लेना। आई होप आप लोग कर लेते हो। और ये सिर्फ सर अब मेल्स ब्रह्मचर्य। मॉन्क के नीचे क्या लिखे हैं? किसकी बेटा? सर मेल्स मॉन्क के नीचे सब दिगंबरा में। बेटा दे डोंट यूज टू वियर क्लोथ्स, तो न्यूड घूमते थे। ओके सर। अब यहाँ पे दे वियर व्हाइट क्लोथ्स ऑल्सो। ये लोग थोड़े से ब्रह्मचर्य नहीं मानते थे, ये 5 के 5 फॉलो करते थे। ये लोग ब्रह्मचर्य नहीं फॉलो करते थे, लाइक शादी वादी करना है, इसलिए ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की रहेगी बेटा। ब्रह्मचर्य ये लोग फॉलो नहीं करते थे, तो मैक्सिमम लोग श्वेतांबर होते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग दिगंबर बन जाते हैं, समझ गए, जो संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, यस सर। बेटा देखो इतना बेसिक है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या ऐड कर सकते हो कि जैन क्या करते थे, काउंसिल्स बनाते थे अपनी, और उसमें वो राजा जितने भी लोग रहते थे उन सबको इनवाइट करते थे और उनको बोलते थे आप हमारी मतलब आप हमको हमारे एक तरह से केयर टेकर बनिए। बेटा जैनिज्म और बुद्धिज्म में अगर आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, आप बोलोगे सर, बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर जैनिज्म में ना गॉड पे बिलीव करते हैं, बुद्धिज्म में नहीं करते हैं। मेरी बात समझे? यस सर। यस सर। दूसरा मेजर बेटा, इसलिए नोट्स ऑडियो को भी बनाना, जो मैं लिख रहा हूँ उससे ज्यादा नोट्स बनाना। सेकंड मेजर डिफरेंस इज लाइक जैनिज्म जो है वो कास्ट सिस्टम को अपोज नहीं करता था। बुद्धिस्ट यूज्ड टू अपोज कास्ट सिस्टम कि देयर शुड बी नो कास्ट। ठीक है, तीसरा द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल या रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म। जैनिज्म यूज्ड टू बिलीव दैट द पुनर्जन्म इज पॉसिबल। बुद्धिज्म यूज्ड टू बिलीव देयर इज नो सच थिंग एज ए पुनर्जन्म। बात समझे? यस सर। और तो एक और और डिफरेंस रिपीट कर सकते हैं? बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जैनिज्म सेड यस, बुद्धिज्म सेड नो, देयर इज नो गॉड। ठीक है, तुम सोचो जैनियों के हिसाब से सबसे ऊपर महावीर आते हैं, फिर गॉड्स आते थे। ठीक है, बुद्धिज्म के हिसाब से गॉड नहीं, सिर्फ टीचर आते हैं उनके। हम जो पढ़ेंगे ना अभी बुद्धिज्म में बेटा, उसके बाद जैनिज्म डज नॉट कंडेम वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम, बुद्धिज्म डज। ठीक है, तीसरा वाला ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल और रीइंकार्नेशन और पुनर्जन्म was acceptable in Jainism but was opposed in Buddhism. नोट हो गया बेटा? यस सर। यस सर। And the last and important one, Buddhism prescribed the middle path
कि आपको इतनी हार्ड एंड फास्ट लाइफ जीने की जरूरत नहीं है कि लाइक कभी झूठ मत बोलो, कभी ये मत करो, वो मत करो, हर चीज में आपको इतना ज्यादा मिडिल पाथ चुनो, मतलब अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पेन मत दो। जेनिज्म इज लाइक टू हार्ड लाइनर, आपको सब त्याग देना है, ठीक है? Yes. like Jainism is like you have to go for complete austerity. Austerity means सारी मोह माया, जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स होते हैं उनको त्याग देना। ऑस्टेरिज्म वाला जीवन, जैसे बोलते नहीं कि अच्छे ने जितने भी हमारे नेता होने चाहिए उनको ऑस्टेरिटी के साथ जीना चाहिए, मतलब उनको किसी पैसे वैसे की मोह माया नहीं होनी चाहिए। तो बुद्धिज्म मिडिल पाथ बोलता था, while Jainism was very hard liner advocate of austerity, ठीक है? बेटा Yes, मैं sir. यहाँ पे मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ, मैं आप लोगों से रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, प्लीज अच्छे से नोट्स बना लेना। और अब प्लीज बेटा कॉन्सेप्चुअल पढ़ा करो, ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी चीज होती है, अगर आप इसके पीछे लॉजिक सोच के पढ़ोगे, प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट करोगे, तो यू विल एंजॉय टू मच, ठीक है? मैं रखूं बेटा? Thank you, किसी को sir. डाउट? Yes, Thank sir. you, sir. किसी कोई Thank डाउट you, है? sir. कोई डाउट है बेटा? No, sir. ठीक है बेटा, ओके बेटा, नो सर। बाय बेटा।